कुछ लोग कह रहे हैं कि यूजीसी अमेंडमेंट बिल के बारे में मोदी जी को पता ही नहीं चला होगा। इतने ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए आदमी को इतनी छोटी छोटी खबरें नहीं दी जाती हैं। तो बिहार चुनाव में सुदूर कोने में बैठा हुआ एक यूट्यूबर गाना बना दिया कि तेजस्वी भैया की सरकार आएगी तो कट्टा मार देंगे कपार में। ये खबर मोदी जी तक पहुंच जाती है। यूपी चुनाव में अजीत अंजुम से कोई औरत कह रही है कि मैंने मोदी जी का नमक खाया है, मैं तो सिर्फ मोदी जी को ही वोट दूंगी। ये खबर मोदी जी तक पहुंच जाती है। और एक ऐसा कानून जिससे एक समाज ही पूरा विभक्त हो जाए, समाज पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आए, ये खबर मोदी जी तक नहीं पहुंचती है। मेरे कुछ मित्रों और शुभचिंतकों ने मुझे मैसेज करके और फ़ोन करके कहा कि मोदी जी 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और आप हैं एक छोटे से मुद्दे को लेके, यूजीसी अमेंडमेंट बिल के मुद्दे को लेके मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आपके समाज के खिलाफ एक कानून आ गया, वो भी खिलाफ भी नहीं आया, अभी कानून भी नहीं आया, मामला कोर्ट में है। इतनी सी छोटी सी बात को लेके आप लोग मोदी का विरोध करने लगे, उनके सारे एहसानों को भूल गए, उनकी सारी मेहनत को भूल गए। तो भाई साहब, अभी तो मेरी आवाज़ बड़ी छोटी है, मुझे वीडियो बनाते हुए यूट्यूब चैनल शुरू हुए ही 1 महीना 2 दिन हुआ है, और ये लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, लोगों का आशीर्वाद है, वो भरपूर मिल रहा है। लोग मुझ पे आशीर्वाद बनाए हुए हैं, स्नेह बनाए हुए हैं। तो पहले तो मेरी आवाज़ कोई बहुत बड़ी नहीं है कि मेरी इतनी छोटी सी आवाज़ से आप लोगों को परेशानी होनी चाहिए, लेकिन आपको दर्द उठा है तो उस दर्द का उपचार मैं ज़रूर करूंगा। मैं क्लियर करूंगा सारी चीज़ों को, और पूरे अध्याय बाई अध्याय बताऊंगा मैं आपको कि वाकई कितनी मेहनत कर रहे हैं मोदी जी। तो सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने जब से जन्म लिया है, जब से मेरी राजनीतिक चेतना थोड़ी जागृत हुई है, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ही देखते आ रहा हूँ। और न सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार बाप दादा के ज़माने से भाजपा का सपोर्टर रहा है। अब मेरे दादाजी की राजनीतिक विचारधारा क्या थी ये तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन पिताजी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मैं भी आज से पहले भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक रहा था। हालांकि हमारे परिवार में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और केवल एक मुद्दे पे साथ थे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित के लिए काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। ऐसा लगता था कि बाकी जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी तुलना में भारत के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। अब रहा इस बिल का विरोध कि इस बिल की वजह से लोग मोदी से वो दूर हो गए हैं, ये सवर्णों के खिलाफ बिल है इसलिए सवर्ण इतना ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं, मोदी जी के सारे एहसानों को भूल गए हैं, सारी चीज़ों को भूल गए हैं। तो भाई साहब, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले ही सवर्णों के लिए क्या किया है? कभी कुछ नहीं किया है सवर्णों के लिए, फिर भी सवर्ण उनके साथ रहे थे। सवर्णों ने कभी कुछ मांगा है भारतीय जनता पार्टी से, या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ किया है सवर्णों के लिए? एक छोड़ दीजिए, एक ये जो ईडब्ल्यूएस वाला बना है वो भी सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं है, वो सामान्य के लिए है, यानी सबके लिए है। उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें पारसी भी आते हैं, हर कोई आता है उसमें ईडब्ल्यूएस में। केवल सवर्णों के लिए नहीं है भाई साहब ईडब्ल्यूएस। लेकिन फिर भी सवर्ण उस चीज़ के लिए भी आसानमंद थे। लेकिन ये तो वही हाल हो गया कि जैसे राजीव गांधी जी मुल्ला मौलवियों के दबाव में आकर साहबानों वाले मामले को पलट दिया था कोर्ट का आदेश आने के बाद भी। तो सारे मुल्ला मौलवी खुश हो गए थे कि चलो राजीव गांधी ने हमारे मनमाफिक काम किया है, हमारे लिए काम किया। उसके बाद उन्होंने तुरंत मंदिर का गेट खुलवा दिया। तो आज भी मुस्लिम बुद्धिजीवी ये सवाल उठाते हैं कि अरे भाई साहब, वो साहबानों क्यों पलटा? साहबानों पलट के आपने राम मंदिर का गेट खुलवा दिया, मतलब थोड़ा सा मरहम लगाया और जख्म इतना ज़्यादा कर दिया कि आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। वही हाल आप सवर्णों के साथ कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ईडब्ल्यूएस केवल सवर्णों के लिए नहीं है, वो सामान्य वर्ग के लिए है, जो भी सामान्य वर्ग में आते हैं उन सब के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस तो आपने दिया, और ऐसा खंजर पीछे से घोंप दिया यूजीसी अमेंडमेंट बिल का कि वो कॉलेज में ही ना जा पाए। जब वो पढ़े लिखेंगे ही नहीं तो फिर ईडब्ल्यूएस किस काम का? भाई ईडब्ल्यूएस का फायदा तो शिक्षा के क्षेत्र में ही मिलने वाला है। पढ़ लिख के आदमी नौकरी के लिए वैकेंसीज आएंगी, उनमें अप्लाई करेगा तो वो ईडब्ल्यूएस काम करेगा। तो आप तो ये हालत कर दे रहे हैं कि बच्चा स्कूल में ही ना जा पाए, सर्वाइव भी ना कर पाए, रह ही ना पाए विद्यालय में। उल्टा ऐसा उसके ऊपर केस हो जाए कि वो कोई फॉर्म भरने लायक ही ना रहे। तो फिर किस काम का ईडब्ल्यूएस? इसके अलावा आप बता दीजिए कोई एक योजना जो आपने सवर्णों के लिए लाई हो। लेकिन सवर्ण आपके साथ लगे हुए थे, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे थे।
विरोध उस गलत नीति का है। किसी एक सवर्ण का बयान दिखा दीजिए जो प्रभावशाली सवर्ण हो, जिसकी बात में थोड़ी सी वैल्यू हो, थोड़ा सा वजन हो। किसी एक का बयान दिखा दीजिए जिसने कहा कि नहीं SC ST एक्ट नहीं होना चाहिए, दलितों को सेफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसका किसी ने विरोध किया हो। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर किसी दलित के साथ भेदभाव होता है, किसी पिछड़े के साथ, किसी गरीब के साथ भेदभाव होता है तो उसको न रोका जाए, ऐसा किस सवर्ण ने कहा है? तो आप ये न कहिए कि सवर्णों के खिलाफ एक बिल आया उससे सवर्ण अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सवर्ण इसलिए खफा हो गए हैं कि उनके खिलाफ लाया गया दमनकारी और बेबुनियाद कानून, ऐसा कानून कि जिसमें उनके गुनाह करने के पहले ही उनको गुनाहगार साबित कर दिया जाए। वो गुनाह करें न करें, बाई बर्थ उनको गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया जाए कि भैया ये इस जात में पैदा हुआ है तो ये तो गुनाहगार है। इस बात का विरोध हो रहा है। तो पहले तो आप विरोध को समझिए अच्छे से। अभी आपके समझ में ही नहीं जब आ पा रहा है कि विरोध किस बात का है तो फिर आप क्या डिबेट करेंगे, क्या बहस करेंगे, क्या कहेंगे? तो अच्छे से समझिए, किसी कानून के खिलाफ नहीं है ये विद्रोह, ये आक्रोश, ये नाराजगी। ये इस बात के खिलाफ है कि भैया न्यायोचित कानून लाइए, आप लाइए कानून, कठोर से कठोर कानून लाइए, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन न्यायोचित लाइए। किसी को पहले से सिर्फ जन्म के आधार पे दोषी सिद्ध कर देना, ये कौन सा कानून है? राष्ट्रवादी होने की, देशभक्त होने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है सवर्णों ने। बहुत कुछ सहने के बाद भी वो चुप रहे, वो कभी आवाज़ नहीं उठाए, सिर्फ इसलिए कि ये एक पार्टी है। इस पार्टी से उम्मीद दिख रही थी कि ये पार्टी देश के लिए करेगी। हम थोड़ा पीछे रह जाए चलेगा, हम थोड़ा दबे रह जाए चलेगा, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश उन्नति करना चाहिए। इसी लोभ में, इसी देश प्रेम में बहुत कुछ सहा है सवर्णों ने। अब मोदी जी 18-18 घंटा किस बात का मेहनत करते हैं, मैं अध्याय बाई अध्याय आपको बता दे रहा हूँ कितनी मेहनत किया है उन्होंने और कब कब उन्होंने जोरदार मेहनत किया है। इतनी मेहनत किया है कि पूछिए मत, किसी प्रधानमंत्री ने उतनी मेहनत नहीं किया होगा। पहला मेहनत उन्होंने किया नोटबंदी के टाइम पे। मोदी जी ने बड़ा परिश्रम किया, नोटबंदी 8 बजे आए और लागू कर दिया पूरे देश में। ये कहा गया कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, काला, पीला, नीला, हरा, बैगनी जो भी धन है वो सारा धन खत्म हो जाएगा, भारत एकदम बिल्कुल फ्रेश इकोनॉमी बन जाएगी, नकली नोट नहीं रहेंगे, आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। जब इसका विरोध हुआ, विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया तो हम लोग भी पिल पड़ते थे विपक्षी नेताओं पे। हम लोग कहते थे कांग्रेस के नेता मोटी मोटी गद्दियां दबा के बैठे हुए हैं, बहुत धन रखे हुए हैं, उनका नष्ट हो रहा है इसलिए बिलबिला रहे हैं। बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां भी चली कि बोरे के बोरे नोट काट दिए गए, सड़ा दिए गए, फलाना जगह से इतना बोरा नोट कटा मिला, चीनी जगह से 1 ट्रक नोट कटा हुआ मिला। ये कांग्रेस नेताओं का है, तो ये समाजवादी नेताओं का है, तो ये बसपा नेताओं का है। सब कहानियाँ इस तरह की चली, मनोहर कहानियाँ, और हम लोग भी बढ़ चढ़ के इस कहानी को मानते भी थे और प्रचारित प्रसारित भी करते थे। आपने कहा था आकर ही कि 3 महीने का समय दीजिए, 3 महीने में अगर ये प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ तो बीच चौराहे पे मुझे सजा दीजिएगा। 3 महीने करते करते भाई साहब 6 महीने हुए, साल भर हुए, धीरे धीरे अब आप उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। अगर इतनी क्रांतिकारी योजना लेके आए थे, इतनी प्लानिंग करके आए थे, इतनी बढ़िया देश के बेहतरी के लिए लाए थे तो उसका श्रेय ले लीजिए ना, बताइए। अब तो आप बोलते भी नहीं है काफ़ी समय से। जब तक वो मुद्दा गर्म था उसको डिफेंड करने के लिए ही बोलते थे, जैसे ही वो मुद्दा शांत हो गया उसके बाद फिर किसी भी बड़े नेता के मुंह से, किसी भी छोटे नेता के मुंह से, किसी भी प्रवक्ता के मुंह से आपने अगर नोटबंदी के बारे में सुना हो, जैसे लोग गिनाते हैं ना कि मोदी जी ने ये किया 18-18 घंटे जाग के मेहनत करके, मोदी जी ने वो कर दिया 18-18 घंटे जाग के, कभी सुना आपने कि नोटबंदी का अब वो जिक्र करते हो कि अरे मोदी जी ने नोटबंदी भी तो किया था? कहीं नहीं, कोई चर्चा नहीं, खत्म। दूसरा मेहनत आपने किया था CA NRC पे, उसमें तो लग रहा है 20-22 घंटे आप लोग जगे हुए थे, जग के बनाया था आपने CA NRC कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी हिंदू पीड़ित हैं, भगाए गए हैं, दुत्कारे गए हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, भाग के भारत आए हैं, उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। देश को जिस कानून की ज़रूरत थी वास्तव में वो कानून लाया गया है, उसी के खिलाफ पूरी दिल्ली जाम करके रखा महीनों तक। एक संप्रदाय विशेष के एक टुकड़े ने पूरी दिल्ली के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं गड़ गए वो, उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉकेज कर दिया। क्या कर लिया है आपने? कुछ किया उन लोगों का?
कुछ नहीं कर पाया, आप हटा तक नहीं पा रहे थे। इतना मनोबल नहीं था आपके अंदर कि आप उनको वहाँ से हटा पाएँ कि भैया आप सरकारी संपत्ति पे अधिग्रहण करके बैठे हुए हैं, आप रास्ते पे बैठे हुए हैं, आप हजारों लाखों लोगों के दिनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं। कोई मरीज है, अस्पताल जाना चाह रहा है, वो अस्पताल नहीं जा पा रहा है आपकी वजह से। इतना दम नहीं था आपके अंदर कि आप डंडे से मार के उनको भगा पाएँ, उनके टेंट तंबू कनात उखाड़ के फेंक दें वहाँ से। कि सड़क पे कैसे कब्जा कर लोगे भाई तुमको धरना देना है, प्रदर्शन देना करना है तो जगह प्लेस बने हुए हैं। रामलीला मैदान में जाके करो, जंतर मंतर पे जाके करो, अपने घर करो, किसी पार्क में करो, रास्ते पे कैसे कर दोगे तुम लोग। लेकिन इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाई 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री जी की कि उनको हटा पाए वहाँ से। वो तो भला कहिए कि कोरोना आ गया तो वो सब भी भग गए कि भैया छुआछूत वाला बीमारी है, साला मर मुरा जाएंगे, तो वो सब खुदे हटे तब जाके हट पाए, नहीं तो आपकी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि आप उनको हटा पाएँ। दूसरी बार मोदी जी ने 18 घंटा परिश्रम किया था किसानों के लिए बिल लाने में। 18 घंटे परिश्रम करके ऐसा बिल लाए वो कि अब किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। कई सालों से वो कहते आ रहे हैं कि किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे, किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे, किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। दोगुना कर नहीं पा रहे थे तो ऐसा कानून लाए कि अब किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। बहुत बढ़िया बेहतरीन कानून लाए हुए हैं हम। इस कानून को बस लागू होने दीजिए, देखिए एकदम आए फटाफट किसानों की आय दोगुनी। लागू हुआ नहीं कि दोगुनी। उसके बाद भाई साहब किसानों ने जो तांडव मचाया वो पूरे देश ने देखा। महीनों महीने उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोगों सहित पूरी मशीनरी को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चैलेंज करते रहे, चंगे पे रखे रहे। लेकिन आपकी सरकार की रीढ़ इतनी नहीं हो पा रही थी कि उसको हटा पाए। वहाँ भी आप वैसे ही लेट गए जैसे CNRC में लेटे हुए थे। कुछ नहीं कर पाए आप, एक शब्द नहीं, चूं चा नहीं कर पाए आप। नौबत यहाँ तक हो गई कि लाल किले पे जाके खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। आज़ाद भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लाल किले पे पहुंच के हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हटा दे और खालिस्तानी झंडा फहरा दे। कितनी शर्म की बात थी देश के लिए। हम लोग भी गाली दे रहे थे खालिस्तानियों को, हर कोई गाली देने में लगा हुआ था, लेकिन उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने देने, उन्हें रोकने का काम हमारा नहीं था, आपका था। आपके अंदर वो रीढ़ नहीं थी। आप वोट बैंक के चक्कर में इतने ढुलमुल हो जाते हैं, इतना लेट जाते हैं कि आपको राष्ट्र के प्रतिष्ठा का भी वो नहीं रहता कि इससे राष्ट्र की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। कैसे हिम्मत हो गई उनको वहाँ पे जाके झंडा फहराने की, और फहरा भी दिए तो उसके बाद वो नज़ीर तो बनना चाहिए था ना कि फिर कोई ऐसी हिम्मत न कर पाए। कभी भी आपने वो नज़ीर नहीं दिखाया। आपको अपनी सारी ताकत केवल और केवल सवालों पे दिखानी है, बाकी कहीं आप कोई ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। वहाँ भी आप एकदम घुटनों पे लेट गए। 18 घंटे मेहनत का क्या हुआ है आपका? किसान बिल भी वो आप 3 कृषि कानून जो है वो आपको वापस लेना पड़ा। भरे मन से आप जनता के सामने आए, देश की भलाई के लिए मैं ये बिल वापस ले रहा हूँ। बहुत अच्छे माहौल में आज बहुत अच्छा दिन है, आप लोग भी इसको भूल के आगे बढ़िए। हालांकि मैंने इसको बनाया था बड़ी अच्छी नीयत से, देश के भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए मैंने इस बिल को बनाया था, लेकिन भारी मन से मैं इस बिल को वापस ले रहा हूँ। आप लोग अपने मन में कोई मैल ना रखिए। तो ये 18 घंटे की मेहनत थी आपकी कि आपने बनाया, देश को दंगे में झोंका, देश को बाधित किया, देश को लोग रोके रहे। दिल्ली जैसे शहर में जो भारत की राजधानी है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, महीनों महीने लोग परेशान रहे। उसके बाद आपने बिल को वापस ले लिया। अरे भाई पहले ही ले लेते, 1 आध महीने में ले लेते, राय विचार जो भी करना था विमर्श कर दिए होते। महीनों महीनों सालों तक क्यों बंधक बनवा के रखा है आपने दिल्ली को? कितने किसान मर गए उसमें, कितने मरीज मर गए होंगे, कितने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कितने लोगों की जीवन प्रभावित हुई, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। चलने दीजिए, चल रहा है आंदोलन, कुछ नहीं कर पा रहे थे आप। आखिर में आपने बिल वापस लिया। तो ये रही आपकी 18 घंटे की मेहनत। तीसरी बार आपने 18 घंटे की मेहनत कब करी? जब SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो अभी कानून है मौजूदा, ये इसमें सुधार की ज़रूरत है। जितने मामले आ रहे हैं उसमें से 80% लगभग फर्जी दिख रहे हैं, जो साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो गलत और सही के बीच इतना ज़्यादा अंतर है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी पे भी SC/ST एक्ट लग जाए, आप पहले उसकी जाँच पड़ताल करवाइए। अगर वो मामला सही है तब जाके लगने दीजिए SC/ST एक्ट। इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के बयान को आने के बाद SC/ST वर्ग के जो भी संगठन हैं, उसमें भी जो उग्र संगठन हैं, बसपा के लोग उस समय भी नहीं निकले थे,
उग्र संगठन जो है, जैसे भीम आर्मी हो गई, इस तरह के संगठन, वो सड़कों पे उतर गए, उत्पात मचाने लगे, सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने लगे, आगजनी करने लगे, तहस नहस करने लगे। वो सब वहाँ भी आपके रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं हुआ कि आप उसको रोक पाएँ। जो अव्यवस्था फैला रहे हैं उस अव्यवस्था को रोक दें। कम से कम आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप डिसाइड करते, लेकिन उस अव्यवस्था को न होने देते। ये न देश में ये न मैसेज जाने पाता कि अगर कोई एक वर्ग, एक गुट उपद्रव करने में आमादा हो जाए तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो उसको रोकना दूर, उल्टे आप फिर घुटनों पे आ गए। घुटने पे आके संसद में जाके आपने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया है। इसके पहले बार बार आपके पार्टी के प्रवक्ता जब भी इस तरह के मुद्दे आते थे टीवी चैनल पर जाके कांग्रेस को कोसते थे कि कांग्रेस की सरकार कितनी रीढ़विहीन थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मूल्य मौलवियों के दबाव में पलट दिया। वही राजीव गांधी और साहबानों के इसका रेफरेंस देते थे। आपके सारे प्रवक्ता बढ़ चढ़ के बात करते थे कि आपके सरकार का क्या जिगर था, आपके सरकार का क्या कलेजा था, कितनी ढुलमुल, कितनी लिपलिपी आपकी सरकार थी कि साहबानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसे राजीव गांधी मूल्य मौलवियों के दबाव में बदल दिए। तनिक भी गट्स नहीं था आपके सरकार के अंदर, इतनी डरपोक सरकार। वही काम तो आपने किया। आप भी तो एक गुट के, एक वर्ग के दबाव में घुटने लेट गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया कानून बना के। तो आप कौन सा उनसे अलग काम कर दिए? सेम वही काम तो आपने भी किया। उसके बाद आपने 18 घंटे की मेहनत की। मुझे लगता है 18 नहीं, इस बार तो आपने 20-22 घंटे का मेहनत किया, जो आप यूजीसी अमेंडमेंट बिल लेके आए। सवर्णों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए एक ऐसा बिल जिनमें उनको, उनके बच्चों को जन्म के आधार पे ही अपराधी मान लिया जाए। वो सामान्य वर्ग में आने वाले जनरल कास्ट के लोगों के बच्चे हैं तो उनको जैसे ही वो कॉलेज में प्रवेश करेंगे कोई भी आरोप लगा दिया, उनको सफाई देने का भी मौका नहीं मिलेगा, उनके ऊपर वो कानून लागू हो जाएगा, उनका करियर ध्वस्त हो जाएगा, उन पे FIR दर्ज हो जाएगी, उन पे विधिक कार्यवाही हो जाएगी। और लगाने वाले को भी ये नहीं करना है कि सही कर लगा रहा है कि झूठा लगा रहा है, कुछ नहीं। वो झूठा भी लगा रहा है तो भी किसी तरह की सजा का कोई प्रावधान नहीं। तो ये मेहनत करके आपने ये इस बिल को लाया, यूजीसी अमेंडमेंट बिल को। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे मोदी जी को तो पता ही नहीं चल पाया होगा ये बिल, अब इतने ऊंचे लेवल पे ये बातें नहीं जाती है, ये छोटे मोटे लोग देखते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, चुनाव में आपको इतना पता चल जाता है कि बिहार में किसी एक यूट्यूबर ने वो गाना बनाया कि तेजस्वी भैया की सरकार आएगी तो निकाल के कट्टा मार देंगे गोली कपार में। ये गाना आपको सुनने को समय मिल जाता है, ये पता चल जाता है आपको कि बिहार के सुदूर गांव में एक छोटा सा कोई यूट्यूबर इस तरह का गाना गाया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अजीत अंजुम से एक औरत ने कहा है कि मैंने मोदी का नमक खाया है, मैं मोदी को वोट दूंगी। ये चीजें आप तक पहुंच जाती हैं। इन सब सारी चीजों को आपकी खबर रहती है। गमछा लहराने के लिए आपके पास खबर रहता है, गमछा लहराएंगे तो वोट मिल जाएगा। गमछा जो है वो बिहारी अस्मिता का प्रतीक है और बिहार में जाके जब गमछा लहराएंगे मोदी जी तो फिजा बन जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, खूब वोट मिलेगा, जनता कनेक्ट करेगी आपसे। ये खबर आप तक मिल जाती है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, एकदम छोटी छोटी चीजें, ये सारी खबर आप तक आ जाती है। यूजीसी अमेंडमेंट बिल इतना बड़ा जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ने वाला था, एक ऐसा वर्ग जो आपके लिए जी जान से लगा पड़ा था, जो आपके लिए जान देने को हाजिर रहता था, उस पे इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, उसको अपराधी बनाया जा रहा था, उनके बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा था और ये खबर मोदी जी तक नहीं पहुंची। कमाल है, बिल्कुल कमाल है, गजब की मेहनत है 18 घंटे की। यानी 18 घंटे सिर्फ आप यूट्यूब पे ये पता करने में लगे रहते हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे वोट बढ़ जाएगा, रैली में जाके हम बोलेंगे तो जनता एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगी, जनता झूमने लगेगी। बस इसी के लिए 18 घंटे मेहनत होता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं अगर गिनाने बैठूंगा ना तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। इतने सारे मुद्दे हैं, अगर मैं गिनाने पे बैठ जाऊं कि 18 घंटे कहाँ कहाँ मोदी जी ने मेहनत किया है तो शाम हो जाएगी भाई साहब, खत्म नहीं होगा। इतने मुद्दे हैं बोलने के लिए मेरे पास। तो गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखिए। अगर आप गलत करेंगे तो उसका विरोध होगा, और सिर्फ सवर्णों के खिलाफ ही नहीं, किसी के खिलाफ, हमारे दलित भाइयों के खिलाफ, हमारे ओबीसी भाइयों के खिलाफ भी आप गलत करेंगे तो हम इसी तरह आवाज उठाएंगे, इसी तरह विरोध करेंगे। इसमें ये नहीं है कि सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, नहीं, सब हमारे भाई हैं। आप गलत कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए धन्यवाद।